हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम सभी इतिहास में पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज हम सभी पढ़ेंगे इसमें फ्रांस के राजक्रांति के सैन्य कारण, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके सैन्य कारण क्या थे। तो बच्चों, फ्रांस के प्रशासन का दुर्भाग्य था कि सेना उससे असंतुष्ट थी, यानी फ्रांस की सेना भी असंतुष्ट थी। सेना किसी भी देश, विशेषकर निरंकुश शासन वाले देशों की रीढ़ होती है, यानी सेना किसी भी देश की रीढ़ होती है, विशेषकर उन देशों की जो कि निरंकुश शासन पर आधारित थी। और अगर सेना में असंतोष फैला हो तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। बच्चों, कठोर अनुशासन, कम वेतन, खराब भोजन आदि कारणों से फ्रांस के सैनिक असंतुष्ट थे, यानी फ्रांस के सैनिकों पर कठोर अनुशासन था, उनको कम वेतन दिया जाता था और खान पान की व्यवस्था भी ठीक तरीके से नहीं थी, और इन्हीं कारणों से फ्रांस के सैनिक असंतुष्ट थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर लौटी सेना में लोकतंत्रात्मक विचारों का प्रचार हो रहा था, यानी सेना में लोकतंत्रात्मक विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा था। इस प्रकार संपूर्ण फ्रांसीसी समाज में असमानता, असंतोष और अन्याय का अंधकार छाया हुआ था। केटलबी के अनुसार फ्रांस शिकायत और स्वतंत्रता, अनुदारता और उदारता, रोष और उत्प्रेरणा का वह समन्वय उपस्थित करता था जो क्रांति के लिए सर्वश्रेष्ठ थे। तो बच्चों, ये थे आपके फ्रांसीसी क्रांति के सैनिक कारण। बच्चों, अब हम बात करेंगे राजक्रांति के तात्कालिक कारण, यानी जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके तात्कालिक कारण कौन कौन से थे, जिसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जैसे लुई 16वां, राजा का चरित्र, बिलासी रानी और प्रतिनिधि सभा की बैठक, यानी स्टेटस जनरल की बैठक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लुई 16वें के बारे में, क्योंकि बच्चों जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी उस समय फ्रांस का शासक था लुई 16वां। तो बच्चों, फ्रांस में क्रांति का विस्फोट लुई 16वें के शासनकाल में हुआ। उसके शासनकाल के प्रारंभ से ही फ्रांस की व्यवस्था जर्जर हो चुकी थी। अपव्यय तथा अनेकानेक युद्धों के कारण राष्ट्रीय ऋण का भार बहुत बढ़ गया था। बजट में प्रतिवर्ष घाटा हो रहा था और यह घाटा ऋण लेकर पूरा किया जा रहा था, यानी जो घाटा हो रहा था उसको ऋण लेकर पूरा किया जा रहा था। अपव्यय की मात्रा बहुत बढ़ गई थी, यानी अनावश्यक खर्चे बहुत किए जा रहे थे। राजकोष में आते ही रुपया बेढंगे तरीके से खर्च कर दिया जाता था। आय भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। लुई 16वें को इस दुर्दशा का कुछ आभास मिल गया था, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि राज्य की आय किस प्रकार बढ़ाई जाए जिससे घाटा पूरा होने लगे और ऋण न लेना पड़े। अतः उसने सिंहासन पर बैठते ही अपनी मंत्रिमंडल में परिवर्तन करके योग्य व्यक्तियों को उसमें सम्मिलित किया। बच्चों, इन सब में तुर्जों की नियुक्ति को फ्रांसीसी समाज में बहुत अधिक पसंद किया गया। लुई 16वें ने तुर्जों को वित्त का महानियंता नियुक्त किया। अब हम बात करेंगे राजा का चरित्र। बच्चों, 1774 ईस्वी में अपने दादा लुई 15वें के उपरांत लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। कब बना? 1774 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में लुई 16वां फ्रांस का शासक बना। उसने अपने चारित्रिक दोषों तथा गलतियों से क्रांति को अवश्यंभावी बना दिया। आलोचकों का यह कथन है कि अगर लुई दूरदर्शी, दृढ़ संकल्प वाला और चतुर सम्राट रहता तो यह क्रांति कुछ समय के लिए टाली जा सकती थी। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि अगर लुई 16वें में ये सारे गुण होते तो शायद क्रांति कुछ समय के लिए टाली जा सकती थी। इतिहासकार टी टॉकविले ने तो क्रांति होने का सारा आरोप लुई 16वें पर ही लगाया है कि अगर लुई के चारित्रिक दोषों को देखा जाए तो यह आरोप सही प्रतीत होता है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे बिलासी रानी, यानी लुई 16वें की पत्नी मेरी एंटोनेट के बारे में। बच्चों, लुई 16वें की पत्नी मेरी एंटोनेट
ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मेरिया थेरेसा की पुत्री थी और सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन थी। फ्रांस की जनता ने उसे कभी फ्रांस का नागरिक स्वीकार नहीं किया और उसे सदैव ऑस्ट्रिया वाली कहकर पुकारा करते थे। रानी का प्रभाव राजा पर अत्यधिक था। उसका सौंदर्य बहुत अधिक था और परियों को लज्जित करने वाला था। रानी सदैव राजकाज में हस्तक्षेप करती थी, जिसे फ्रांस की जनता ने ऐसी रानी को अस्वीकार किया और उसकी आलोचना करने लगी। घृणा, द्वेष, प्रपंच आदि रानी के नाम के साथ जुड़ गए। किसी भी बुरे और बदनाम करने वाले कार्य में दोषी रानी ठहराई गई। ऐसी रानी से मुक्ति पाना आवश्यक था। अब हम बात करेंगे प्रतिनिधि सभा की बैठक। बच्चों, 5 मई 1789 ईस्वी को राजा की आज्ञा से प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई गई, यानी स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई, जिसमें से समाज के तीनों वर्गों को वहाँ पर बुलाया गया और सम्मेलन वारसाय के महल में रखा गया और सबके सम्मुख आर्थिक प्रश्न उपस्थित किया गया। इस समय भी यदि अमीर लोग कर देने को तैयार हो जाते तो क्रांति का आगमन शायद रुक जाता, पर वे लोग किसी प्रकार का कर देने को तैयार नहीं थे और राजा किसी अन्य प्रकार से अपनी आय में वृद्धि नहीं करना चाहता था। विवश होकर उसने राज परिषद को बुलाने का निश्चय किया और 1789 ईस्वी में 175 वर्ष की मृत संस्था का अधिवेशन हुआ, जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई। अब बच्चों, हम इसी में आगे बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। बच्चों, 18वीं सदी के मध्य में यूरोप के मानचित्र पर वे राष्ट्र राज्य उस तरीके से नहीं थे जैसे कि आज की जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। ये देश तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, यानी 18वीं सदी के मध्य में यूरोप के मानचित्र पे वे राष्ट्र राज्य उस तरीके से नहीं दिखते थे जैसे कि आज के जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। तब ये देश राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। स्वायत्त मतलब जिस पर उनका एकाधिकार हो। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे, यानी पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। इन क्षेत्रों में कई तरीके के लोग रहते थे जो अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य बहुत से पृथक पृथक क्षेत्रों और जन समूहों के समायोजन से बना था। इसमें एल्प्स के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था। वहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले अधिक थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लम्बार्डी और वेनेसिया जैसे इटली भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी के आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि शेष लोग दूसरी भाषा बोलते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। बच्चों, ऐसा अंतर राजनीतिक एकता को सरलता से वृद्धि देने वाला नहीं था। इन भांति भांति के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व मात्र शासक के प्रति सभी का समर्पण थी। अब बच्चों, हम बात करेंगे कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। बच्चों, भूमि का स्वामी कुलीन वर्ग सामाजिक व राजनीतिक रूप से यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक सम्मिलित जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों में पूर्णतः व्याप्त थी। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और नगरीय भवनों के स्वामी थे। राजनीतिक कार्यों तथा उच्च वर्गों के बीच वार्तालाप हेतु प्रायः फ्रेंच भाषा का प्रयोग किया जाता था। कौन सी भाषा का प्रयोग? फ्रेंच भाषा का प्रयोग। उनके परिवार प्रायः वैवाहिक बंधनों से परस्पर जुड़े हुए होते थे।
यद्यपि वह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या की दृष्टि से एक छोटा समूह था, यानी संख्या की दृष्टि से वो एक छोटा समूह था। यूरोप की जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे, यानी अगर देखा जाए तो यूरोप की जनसंख्या के अधिकांश लोग किसान थे। यूरोप के पश्चिम में अधिकतर भूमि पर किराएदार और छोटे किसान कृषि करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि बड़ी जागीरों में विभक्त थी, जिस पर भूदास कृषि करते थे। पश्चिम तथा मध्य यूरोप के भागों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास तथा वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, यानी व्यापार में वृद्धि हुई और शहरों का विकास हुआ तथा वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर आश्रित था, यानी वे बाजार के लिए उत्पादन करते थे। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में शुरू हुआ, किंतु फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ भागों में यह 19वीं सदी के अवधि में ही हुआ। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नए सामाजिक समूह में अस्तित्व में आए श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग, जो व्यापारियों, उद्योगपतियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की संपत्ति के पश्चात उदारवादी व शिक्षित मध्य वर्गों के उदय से ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। अब बच्चों हम बात करेंगे उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये उदारवाद क्या है। बच्चों, उदारवाद शब्द लातिन भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। किस पर बल देते थे? निजी संपत्ति के स्वामित्व पर बल देते थे। तो बच्चों, 19वीं सदी की आरंभिक दशकों में यूरोप में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से निकट से जुड़े थे। नव मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का आशय था व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के सम्मुख सबकी समानता, यानी जो नया मध्यम वर्ग था उसके लिए उदारवाद का आशय था कि व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के सम्मुख सबकी समानता, यानी स्वतंत्रता और कानून के सामने सभी को बराबरी का अधिकार दिया जाए। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर बल देता था जो सहमति से बनी हो, यानी जिसमें सबकी सहमति हो उसी की सरकार बने। फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात उदारवाद निरंकुश शासक व पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे, लेकिन यह आवश्यक नहीं था कि कानून के सम्मुख समानता के विचार सभी के लिए मताधिकार के पक्ष में था। उल्लेखनीय है कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का प्रथम राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार मात्र संपत्तिवान पुरुषों को ही था, यानी जिसके पास संपत्ति हो और उसे ही मत देने और चुने जाने का अधिकार होता था। संपत्ति विहीन पुरुष, यानी जिनके पास संपत्ति नहीं थी, और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए ही जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, यानी जब जैकोबिन सरकार थी उसी समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, लेकिन महिलाओं को तब भी नहीं। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई, यानी नेपोलियन ने एक संहिता लिखी थी जिसको नागरिक संहिता और नेपोलियन संहिता के बारे में भी जाना जाता है। उसने उसमें सीमित मताधिकार के बारे में वर्णन किया है, लेकिन उसमें महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए गए। यानी 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुष, यानी जिनके पास संपत्ति नहीं थी, उन्होंने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए।
बच्चों, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी, यानी प्रत्येक की अपनी मुद्रा थी और नापने तौलने की अलग प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। यानी 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अगर कोई व्यापारी जाता था तो उसे 11 सीमा शुल्कों नाकों से गुजरना पड़ता था, जिसमें हर बार उसे 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तौल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़े को नापने का पैमाना एले था, यानी कपड़े का नापने का पैमाना क्या था? एले, जिसकी लंबाई हर जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। अगर 1 एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। यानी जगह के अनुसार उसके मापने की प्रक्रिया भी बदलती रहती। बच्चों, तत्कालीन वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत अधिकार आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां मनुष्यों, वस्तुओं और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। शुल्क संघ जोलवेराइन 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर स्थापित किया गया, जिसमें अधिकतर जर्मन राज्य शामिल हो गए। यानी 1834 में जोलवेराइन एक शुल्क संघ की स्थापना की गई, जिसमें अधिकतर जर्मन राज्य शामिल हो गए। जोलवेराइन ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। उससे पहले 30 से अधिक थी। इससे अतिरिक्त रेलवे के जाल ने गतिशीलता में वृद्धि की और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का अवलंबन बनाया। आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर से उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को सुदृढ़ बनाया। अब बच्चों, हम बात करेंगे 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, यानी 1815 ईस्वी के बाद हमको एक नया रूढ़िवाद देखने को मिलता है, क्योंकि यूरोपीय सरकारें नेपोलियन की हार 1815 ईस्वी के बाद रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। यानी नेपोलियन की हार 1815 ईस्वी में हो गई थी, उसके बाद रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। रूढ़िवादियों की मान्यता थी कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्चता निम्नता, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। यद्यपि ज़्यादातर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में लौटना नहीं चाहते थे। यानी ज़्यादातर जो रूढ़िवादी लोग थे वो क्रांति से पहले के दौर में नहीं लौटना चाहते थे। नेपोलियन द्वारा आरंभ किए गए परिवर्तनों से लोगों ने यह जान लिया कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सक्षम था। वह राज्य की शक्ति को अधिक प्रभावी और सुदृढ़ बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। बच्चों, 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। यानी 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ एक साथ हो गई और उन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया। उसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। कहाँ मिले थे? वियना।
और इसे वियना सम्मेलन भी कहते हैं। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। किसने की थी? ड्यूक मेटरनिख ने। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए पूर्व वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड का राज स्थापित किया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमांड में जेनोआ जोड़ दिया गया। प्रसा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। यानी जो नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक जर्मन महासंघ बनाया था उसको अभी बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इस सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्र की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था का लक्ष्य भी था। वर्ष 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थी। वे किसी भी तरह की आलोचना एवं असहमति सहन करने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने उन गतिविधियों पर दमन करने का प्रयास किया जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाती थी। यानी उन्होंने उन सभी गतिविधियों का दमन करने का प्रयास किया जो निरंकुश शासन के सरकारों की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगाती थी, यानी उसे गैरकानूनी घोषित करना चाहती थी। अधिकांश सरकार ने सेंसरशिप संबंधी नियम बनाए। इन नियमों का उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों के माध्यम से व्यक्त उन विचारों पर नियंत्रण लगाना था जिनसे फ्रांसीसी क्रांति से संबंध, स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार दृष्टिगत होते थे। यद्यपि फ्रांसीसी क्रांति की याद उदारवादियों को निरंतर प्रेरित करती रही थी, नव रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचनात्मक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा प्रेस की आज़ादी संबंधी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। तो बच्चों, ये था 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए और पढ़िए।